लोग आपको कैसे देखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप खुद अपने आप को कैसे देखते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 27 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए आज की वीडियो में टोटल 12 करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में जो है किसे शामिल किया गया है। तो देखिए जो आपका योगासन है, ठीक है, तो योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है। योगासन का नाम याद रखिएगा। और सबसे खास बात है कि पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। और देखिए एक खास बात और है, योगासन की बात हो रही है तो देखिए सरकार ने, आपको बता दूं, पूरे भारत में योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को भी अभी हाल ही में मान्यता दी है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये अलग से प्रश्न के रूप में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि भारत सरकार ने योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को मान्यता दी हाल ही में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। और उस समय भारत के जो खेल मंत्री थे वो हुआ करते थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। और आपको बता दूं भारत जो है देखिए क्रम से इस साल 9वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें कुल 53 देशों पर एनालिसिस किया गया और इन 53 देशों में भारत जो है ये 40वें स्थान पर है। देखिए ये सूचकांक जो है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। देखिए कोई भी सूचकांक कौन जारी करता है और इस बार उसका कौन सा संस्करण था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और कितने देशों को किस इंडेक्स में यानी कि सूचकांक में शामिल किया गया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग बनाई गई जिसमें भारत 40वें स्थान पर है। और इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किसने किया है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। और ये हर साल इस सूचकांक को जारी करता है। देखिए ये जो है पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपी संपत्तियों यानी कि जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा संपत्तियां होती है, ठीक है, उनकी व्यावसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आतिश चंद्र, याद रखिएगा जो आपके आतिश चंद्र हैं ये भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। और देखिए जो आपका भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चौथा है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में एक जहाज है जिसका नाम है ICGS वज्र, ठीक है। तो ICGS वज्र को अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। देखिए जो आपका ICGS वज्र है ये जो है वर्ष 2015 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत जो आपका एक कंपनी है LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, तो इसके द्वारा बनाई जा रही 7 OPV श्रृंखला में छठवां पोत है। देखिए OPV लंबी दूरी के सतह के जहाज होते हैं जो कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर संचालन क्षमताओं के साथ साथ द्वीप क्षेत्र भी शामिल होते हैं, यानी कि इस पे हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज वगैरह सारे उतर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा होता है आकार में। और ये देखिए कोस्ट गार्ड का काम ही होता है, जो हमारा कोस्ट है, कोस्टल एरिया है। देखिए ये आपका अगर इंडिया का मैप एक आउटलाइन में बना रहा हूँ, ठीक है, अगर ये आपका इंडिया का मैप है, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इसको इंडिया का मैप मान लीजिए, तो कुछ इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है इधर दक्षिणी वाला, ठीक है, बीच से डिवाइड करते हो तो ये हमारे समुद्र से घिरे हुए इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं। इन्हीं की रक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये तैनात की जाती है और उन्हीं सब के लिए ये ICGS वज्र टाइप के जो है जहाज बनाए जाते हैं। देखिए अभी हाल ही में इस ICGS वज्र को जो है चेन्नई में रक्षा स्टाफ के जो प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत, इनके द्वारा भारतीय तटरक्षक बल में जो है इसको शामिल किया गया।
और पांचवा प्रश्न की वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को। देखिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति ने वर्ष 2020 के पुरस्कारों के लिए सुश्री भोसले का चयन करने का फैसला किया है। और जो आपका ये पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित कार्य और उपलब्धियों को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। देखिए जो पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये मराठी लेखक PL देशपांडे को दिया गया था और इस पुरस्कार के अंतिम विजेता 2015 में बने थे इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और छठवां प्रश्न की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार जी। देखिए संजीव कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का जो कार्यकाल है ये कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? देखिए वर्तमान में जो के विजय राघवन है ये कौन है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं और ये अब 1 साल के लिए और जो है इस पद पर अपॉइंट रहेंगे। देखिए 2 अप्रैल को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसको जो है फिर अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अगले साल ये अप्रैल महीने तक जो है भारत के यानी कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। देखिए जो आपका केंद्र सरकार है, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा है? 1 साल के लिए, इसको याद रखिएगा, और ये अगले साल तक बने रहेंगे अपने पद पर। आठवां प्रश्न की हाल ही में WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय रेसलर को हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? देखिए जो आपके भारतीय रेसलर हैं द ग्रेट खली, ठीक है, देखिए जो आपकी द ग्रेट खली जो है इनको अभी हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है और इनके साथ कुछ और भी नाम जुड़े हुए हैं। देखिए द ग्रेट खली के साथ साथ अंडरटेकर और केन को भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है WWE के द्वारा हाल ही में। देखिए जो कि द ग्रेट खली इन्होंने साल 2006 के अप्रैल में जो है स्मैकडाउन में एंट्री की थी और उसके बाद फिर ये नाम कमाते गए, उसके बाद WWE के बाद में स्टार भी बन गए। और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अमेरिका देश है, ठीक है, तो अमेरिका ने जो है रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक सह प्रस्ताव प्रायोजित किया है। और आपको बता दूं म्यांमार जो है इसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो म्यांमार के बारे में जान लीजिए। देखिए म्यांमार जो है इसकी कैपिटल है नयपायदा, करेंसी यहाँ पे है म्यांमार क्यात यानी कि बर्मीज क्यात। देखिए कहीं कहीं म्यांमार क्यात, कहीं कहीं बर्मीज क्यात भी लिखा होता है, क्योंकि म्यांमार का एक और नाम है बर्मा, पुराना नाम है बर्मा, ठीक है। एक गाना था मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो खैर अभी तो मैं कुंवारा हूँ, मुझे किसी की याद नहीं सताती है, लेकिन जिनकी पिया थे पुराने ज़माने में उनको सताती थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यांमार के पुराने नाम की। इसका नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। तो उसमें मतलब गाने में एक जिक्र भी था, तुम बर्मा की गलियों में और हम हैं देहरादून, तुम्हारी याद सताती है। तो इसलिए मैंने इसका नाम लिया ताकि आपको याद हो जाए। तो म्यांमार की जो करेंसी इसका नाम है बर्मीज क्यात या फिर म्यांमार क्यात। पॉपुलेशन कितनी है? 5.4 करोड़। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए अभी हाल ही में चिंकी यादव ने जो है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप में जो है एक स्वर्ण पदक जीता था। और चिंकी यादव ने अनुभवी राहा सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, जिससे भारत ने ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए, ठीक है। तो एक साथ तीनों पदक जीते। और 11वां प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस इस्पात संयंत्र के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया? देखिए एक बहुत ही फेमस इस्पात संयंत्र भारत का, इसका नाम है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने हाल ही में।
और थोड़ा सा राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राउरकेला इस्पात कारखाना है ये उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा 3 फरवरी 1959 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने अपना पहला सीनियर ISSF विश्व कप पदक जीता। तो देखिए, अभी हाल ही में जो भारतीय निशानेबाज हैं गनीमत शेखो, ठीक है, तो गनीमत शेखो ने अपना पहला सीनियर ISSF विश्व कप पदक जीता है। और देखिए, अभी हाल ही में भारतीय निशानेबाज गनीमत शेखो ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा के तीसरे दिन महिलाओं की स्कीट में जो है ये कांस्य पदक जीता, यानी कि इनके लाइफ का ये पहला पदक है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। देखिए, आज क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि 2020 का व्यास सम्मान किसको दिया गया, आंसर बताइए। और वीडियो को जरा सा लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये कब मनाया था, बताइए। और तीसरा कि फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया, बताइए। और चौथा है कि विश्व रंगमंच दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इसको हम 24 मार्च को मनाते हैं। और दूसरा था कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है। तो देखिए, इसका विषय है वेलिंग वाटर। और तीसरा था कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, इसको 5 लाख कर दिया गया है। और चौथा था कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं अरिंदम बागची। और पांचवा था कि 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 किसने जीता है। तो देखिए, इसको जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो सेशन ही समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का, और इसको लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।